नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संपदा में हम लोगों ने मृदा के बारे में इससे पहले वाले सेशन में समझ लिया है। आज जो हम लोग समझ रहे हैं वो मृदा प्रदूषण के बारे में समझ रहे हैं। तो मृदा, जैसे हमने जल प्रदूषण की बात करी, हमने वायु प्रदूषण की बात करी, इस प्रकार मृदा में भी प्रदूषण हो रहा है। वो क्या है, इसको चलिए पहले बुक खोल लेते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हम जो है खेतों में हम लोग ये जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालते हैं जिनको हम पीड़क नाशक कहते हैं, और जो हम एक जो फर्टिलाइजर, एक केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। तो ये जो है हमारी सॉइल का जो एक परसेंटेज, जो एक रेशियो है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये हमने पहले भी एक सेशन में समझा था। तो लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से क्या होता है, जो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो एक ह्यूमस क्रिएट कर रहे हैं, वो एक जीवित नहीं रह पाते हैं। और जब वो जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि तो मृदा की जो फर्टिलिटी है उस पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो मृदा की फर्टिलिटी एक बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जिसको हम एक ह्यूमस, वो ही एक रूप का होता है। तो अगर जीव नहीं होंगे तो वो ह्यूमस नहीं बन पाएगी, और ह्यूमस नहीं बन पाएगी तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी पर, उसकी जो एक क्वालिटी है उस पर एक इफेक्ट पड़ता है। तो यही आपको देखिए यहाँ पे लिखा है, सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। तो ये है कि जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो हम क्रॉप को तो काफी कुछ अपना बचाते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें नुकसान भी होता है। और ये जो ह्यूमस है, ये इसमें केंचुओं का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये केंचुए, हम कहते हैं कि दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। वो सारा एक सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने में बहुत एक हेल्पफुल होते हैं। तो अगर संपूषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। तो अगर हमारा वो वहाँ की सॉइल की क्वालिटी में डिफरेंस हुआ और हमें लगा कि अभी हम यहाँ पे कुछ एक उगा नहीं सकते हैं, तो चाहे थोड़े समय में वो फिर जो धरती होती है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि ना तो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ना उसको जल मिल रहा है। तो वो जो अंदर का भी जो एक भूजल होता है वो भी वहाँ का, उतने एरिया का कम होता चला जाता है, और वो जमीन जो एक बहुत उपजाऊ होती थी वो अब बंजर बन जाती है। तो उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, और उसमें जो जैविक विविधता है उसको भी नष्ट कर देता है। और इस पूरे चीज को हम कहते हैं भूमि प्रदूषण। तो मेन है कि हमारा हर चीज का क्या है, अगर हम देखें, एक चीज दूसरे से डिपेंडेंट है। एक कारक अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर इस प्रकार क्या होता है कि वो, चाहे हमने जल का एग्जाम्पल लें, वायु का लें या भूमि का लें, प्रदूषण फैलता है। तो मृदा जिसे हम आज तक एक स्थान पर देखते हैं, वह लंबे समयांतराल के पश्चात निर्मित हुई है। तो ये हमने इससे पहले वाले सेशन में समझ लिया है कि किस प्रकार वो बड़े मृदा जो है वो बड़े बड़े पत्थरों के या पहाड़ों के टूटने से मृदा बनती है। और जब वायु चलती है तो इसी मृदा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित होते हैं, और मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरण हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। तो ये आपको बता रहे कि अगर प्रदूषण है, वहां पे खेती नहीं हो रही है तो बंजर हो गई। तो अब, क्योंकि जब हम जानते हैं कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो मृदा को एक बांध कर रखने में सहायक होते हैं। अब जब प्लांट्स नहीं है तो मृदा क्या हो गई, वो फ्री हो गई, उसको कोई होल्ड करने वाला नहीं है। इवन हम ये भी जानते हैं कि अगर जल का परसेंटेज रहता है तब भी मृदा ऊपर नहीं उड़ती है, वो
क्योंकि वो जल के साथ बंधी हुई रहती है। तो ना जल है, ना वहां पे वृक्ष है, तो मृदा जो हमारा एक जो ऊपर की जो मिट्टी का जो हमारा है जिसपे हमारी खेती होती है, वो बिल्कुल पार्टिकल्स एक ऐसे फ्री हो जाते हैं। तो चाहे जल तेज बह वहां से निकल रहा है या हमारा वायु चल रही है, तो वहां से वो मृदा हटती चली जाती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें नीचे अगर देखते हैं तो नीचे के बड़े पत्थर ऊपर आने लग जाते हैं, तो वो इस प्रकार वो एक बंजर भूमि में चेंज हो जाते हैं। हम अगर अपनी अर्थ को करते हैं तो एक लेवल तक हमें मृदा मिलती है, और उसके नीचे जाते जाते हैं तो हमें थोड़े बड़े पत्थर, फिर उससे बड़े पत्थर, फिर उससे बड़े पत्थर हमें अंदर मिलते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर की लेयर एक वॉश आउट होती चली जाती है, नीचे के पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार जो होता है, वहां की जो एक उपजाऊ जो एक है वो एक खत्म होती चली जाती है, और वो एरिया बंजर होता चला जाता है। ये आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट में ही करके बताया है कि आप प्लांट है, वहां पे मृदा है, पानी डालेंगे तो बहुत ही कम मृदा नीचे गिरेगी। लेकिन अगर वहां पे प्लांट्स नहीं है और खाली मृदा है, आप जल डालेंगे तो जल के साथ साथ मृदा भी नीचे जाएगी। तो पौधे की जड़ें मृदा के इरोजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मैंने आपको अभी बताया था। अगर हम लार्ज स्केल पर देखें तो जो जंगल कट रहे हैं कटते हैं, उससे भी हमारा जो है एक प्रदूषण बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहां पे भी फिर मृदा वहां नहीं रुक पाती है, वो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहती चली जाती है। और इस कारण क्या होता है कि मृदा के हटने से वहां का जो एक जैविक विविधता है वो भी अफेक्ट होती है, कि उस मृदा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और जो इस मृदा में जो हमारे जो पेड़ हो रहे हैं या जो हमारी वनस्पति हो रही है, वो किसी कुछ प्राणियों के लिए भोज्य का सोर्स होता है, और इवन उनके आवास का भी सोर्स होता है। तो जंगल कटने से पूरा एक वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत से जो हमारे जीव हैं उनका आवास खत्म हो जाता है। और जो है जो जीव जो उन पर एक आवास के लिए नहीं, भोज्य के लिए निर्भर रहते हैं, तो उनको वो भोजन नहीं मिलता। तो इस प्रकार वो फिर जीव इधर उधर भटकते हैं, और भोजन ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। यह पहाड़ी और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन को रोक भी कहते हैं, और इसको रोकना बहुत कठिन है। तो सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे हमारा जो है एक पॉल्यूशन की वजह से पूरा जो हमारा एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और मृदा जो एक कहीं जगह एक टिक सकती है, वो उसका वो है सिर्फ पेड़ और पौधे। उनकी ही जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं, और जल। अगर ये दो चीजें वहां पे नहीं है तो वहां पे जरूर एक सॉइल इरोजन होगा, और वहां की मृदा खत्म होती जाएगी, और वो जो जगह है वो बंजर भूमि बनती चली जाएगी। तो भूमि प्रदूषण का देखते हैं, उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये। और बाकी तो आपको जरूर, आप इतना बोलते होंगे, आप जल प्रदूषण वायु प्रदूषण का कर लेते हैं, लेकिन भूमि प्रदूषण का कभी कभी बच्चों को डिफिकल्टी होती है समझाना। तो ये पूरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखकर दे दी है, इसे याद कर लीजिएगा। ये कैसे होता है? पीड़कनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जो सूक्ष्मजीव तथा मृदा संरचना को नष्ट करते हैं।
संपूषणीय खेती का अभाव, उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना। मृदा अपरदन, जिसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ एवं अनेक भौगोलिक कारकों द्वारा हटाई जाती है। भूमि की ऊपरी सतह ये मृदा को हटाना मृदा का अपरदन कहलाता है। इसके कारण क्या है? भूमि को पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में चराना, तो जो वो ग्रास होती है वो कम हो जाती है। तेज हवाओं या पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना, पेड़ों की कमी होने के कारण भी मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, तो इस कारण सॉइल इरोजन होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक तो सॉइल इरोजन और ये जो भूमि का जो प्रदूषण है उसके बारे में समझ लिया है। ये सब आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप इसकी समझ लीजिए और आप अपनी तरह से भी कोशिश करें कि ये इतना जो इस समय हमारा एक कहें पूरा सब तरफ डिस्टरबेंस छाया हुआ है, हर जगह पॉल्यूशन फैला है, तो हम अपनी तरफ से उसमें एक उसको बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दें, बल्कि उसको कम करने में अपना योगदान दें। चलिए, ये एक नॉलेज आपको गेन हो रही है, इसका जरूर यूज करिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।